हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेन में लगभग 1 से 2 सवाल हर साल इससे पूछे जाते हैं। जेई एडवांस में भी 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं एंड सेम नीट में भी तुम्हें 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वर्ड मैग्नेटिज्म या मैग्नेट आया कहाँ से। तो टर्की में एक जगह है मैग्नीशिया, वहां पर एक और मिला था जिसका नाम है मैग्नेटाइट। उसकी हमने स्टडी करी। अभी ये जो पत्थर था ना, मैग्नेटाइट जो पत्थर था, इसमें ये देखा गया कि भाई ये आयरन की चीजों को अट्रैक्ट करता है और आपस में भी चिपक रहा था। तो हमने बोला ये कुछ तो अलग चीज है भाई, है ना। वहीं से मैग्नेटिज्म वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। पहले ये माना जाता था कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों अलग अलग चीज है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। बट ये क्या है, ये दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है या दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ओके, तो सबसे पहले भाई स्टडी करी गई किसके द्वारा? ऑयस्टेड द्वारा। ऑयस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा ना, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिलाने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तुम्हारे पास, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया भाई, एक करंट कैरिंग वायर लिया, है ना। मान लो इस तरह से ये एक वायर लिया और इस वायर में उन्होंने आई करंट फ्लो करा दिया। आई करंट फ्लो कराया, फिर उन्होंने इसके आसपास एक चार्ज रख दिया, एक चार्ज रखा रेस्ट में। तो उन्होंने देखा कि अगर चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है ना, तो इस चार्ज पे कोई फोर्स वोर्स नहीं लग रही है, जैसे रखा हुआ है वैसे ही रखा रहा हमेशा ही। फिर उन्होंने क्या किया भाई, ठीक है भाई, वायर लिया, वायर में अगेन आई करंट फ्लो कराया और फिर उन्होंने इस क्यू चार्ज को ना कुछ वेलोसिटी दे दी। क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी दे दी और ये देखा गया कि जैसे ही करंट को ऑन किया, ये चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गया। ये चार्ज पार्टिकल क्या कर गया भाई, अपने पाथ से कुछ इस तरह से डेविएट हो गया। अपने पाथ से डेविएट हुआ, इट मींस इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लगी होगी। और ये जो फोर्स थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स से डिफरेंट थी। तो इसी को बोला गया कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और जो फील्ड क्रिएट हुआ इस वायर के आसपास, उस फील्ड को बोला गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो भाई यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो स्टेट ने बोला डेट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड एट रेस्ट देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग वायर ऑन द चार्ज पार्टिकल, है ना। चार्ज अगर रेस्ट पे रखा हुआ था तो करंट कैरिंग वायर का कोई इफेक्ट नहीं आया चार्ज पार्टिकल में। बट अगर चार्ज को तुमने कोई वेलोसिटी दी, तो चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हुआ। इट मींस करंट कैरिंग वायर ने एक ऐसा फील्ड जनरेट किया जिसकी वजह से मूविंग चार्ज पर एक फोर्स लगी। और ये जो फोर्स थी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग थी। एंड लेटर जो भी फील्ड क्रिएट हुआ उसको हमने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड। और जो भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगी उसको हमने बोल दिया मैग्नेटिक फोर्स। तो इसने फिर हमें शो किया दैट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस ओनली। मैग्नेटिक फील्ड भाई यहाँ पे भी जनरेट हुआ था क्यू चार्ज के आसपास, लेकिन उसने चार्ज एट रेस्ट पर कोई फोर्स नहीं लगाई। लेकिन अगर मूविंग चार्ज था तो उसने उसके ऊपर क्या की, फोर्स लगाई। ओके, फिर ऑयस्टेड ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। भाई उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक सर्किट लिया, उसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट कर दी और उन्होंने फिर देखा कि हाँ ठीक है, सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है। आई करंट फ्लो हो रहा है तो आसपास उन्होंने क्या किया, आई करंट फ्लो हुआ और एक कंपास रख दिया। कंपास में उन्होंने देखा कि ये जो निडल है ये डिफ्लेक्ट हुई। कंपास में निडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई जैसे ही वायर में करंट फ्लो होना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत ही इसकी बैटरी की पोलैरिटी बदल के देखी। बैटरी की पोलैरिटी देखी उन्होंने बदल के, तो जैसे ही बैटरी की पोलैरिटी बदली, तो भाई फिर से ये देखने को मिला कि कंपास की जो निडल है ये फिर से डिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो यहां से पता लगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट में, है ना। तो यहीं से पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड ये समथिंग वेक्टर फील्ड टाइप है ना। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करी वो किसने करी फिर आगे? फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बायट सेवर्ट। उन्होंने इसका मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताई कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास टॉपिक बायट सेवर्ट्स लॉ। तो बायट सेवर्ट लॉ ने क्या किया था भाई, इन्होंने किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से, है ना, उसकी वजह से स्पेस में अगर कोई अपना पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताया और उसकी डायरेक्शन भी बताई। वो किस तरह से बताई वो हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया भाई, एक करंट कैरिंग वायर लिया। मान लो ये मेरे पास ये करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर लिया और फिर वो करंट कैरिंग वायर से किसी पी पॉइंट पे गए। करंट कैरिंग वायर से लेट से मान लो इस वाले पॉइंट पी पॉइंट पर वो आ गए, है ना। उन्होंने बोला कि वायर में करंट भी फ्लो कराओ। भाई ठीक है, करंट फ्लो करा दिया, आई करंट। ओके, और उन्होंने बोला कि
हम क्या करेंगे, जो भी करंट वगैरह मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लिखेंगे पी पॉइंट पे, वो हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे। करंट एलिमेंट मतलब कि करंट की डायरेक्शन में ही एक छोटी सी लेंथ ले ली अपन ने, वायर का कितने ले लिया, डीएल वेक्टर इतनी लेंथ ले ली, इसी को उन्होंने बोल दिया करंट एलिमेंट। मतलब वायर की छोटी सी लेंथ जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या बोल दिया भाई, करंट एलिमेंट। ओके, करंट एलिमेंट बोल दिया। और फिर ये बोला कि ये जो पॉइंट पी है ना, मान लिया कि ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, डीएल वेक्टर के साथ, ये थीटा एंगल बना रहा है पी पॉइंट पे, और ये कितनी दूर था इस करंट एलिमेंट से, आर वेक्टर दूरी पर था। ठीक है, तो उन्होंने क्या चीजें ऑब्जर्व करी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस करी थी उन्होंने। उन्होंने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना पी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड था, वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो, है ना। उन्होंने बोला ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, तो उन्होंने बोला इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट आईडीएल। आईडीएल को ही क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं, याद रखना, है ना। फिर उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने देखा ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल था, साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। और फिर उन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर उन्होंने क्या किया, ऊपर वाले तीनों ऑब्जर्वेशंस को क्लब अप किया, तो यहां से उन्हें मिला dB इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ना ये हटेगी और इसकी जगह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था भाई, dB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था म्यू नॉट ओवर 4 पाई। अभी इसकी भी बात करेंगे कि ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। क्या है भाई ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है किसकी, बायट-सेवर्ट्स लॉ की, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ बीएसएल समझ जाओगे, बायट-सेवर्ट्स लॉ की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि थीटा जो है, थीटा है एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का। ठीक है, और जो मैं करंट एलिमेंट बोले जा रहा हूँ, ये जो करंट एलिमेंट होता है ना, करंट एलिमेंट, इसको हम लिखते हैं आईडीएल। आईडीएल अगर कहीं लिखा है इट मींस इट इज करंट एलिमेंट, और मोर स्पेसिफिक आईडीएल वेक्टर। ठीक है, ओके। तो फिर उन्होंने क्या किया भाई, देखो आईडीएल साइन थीटा यहाँ पे आ रहा है, तो उन्होंने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने की सोची। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी, उन्होंने बोला डीबी वेक्टर जो होगा ना भाई, ये डीबी वेक्टर होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और यहाँ पर उन्होंने लिखा आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। ये उन्होंने वेक्टर फॉर्म में लिखा। खुद सोच के देखो भाई, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप क्या होगा, डीएल मतलब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो लिखा डीएल मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो कि 1 हो जाएगा इनटू साइन थीटा, जो सेम ऊपर वाले ही फॉर्म बन रहा है ना, बन रही है नहीं। अब एक काम करो, ये जो आर कैप है ना, आर कैप को तुम कैसे लिख सकते हो, आर कैप को लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ऐसे लिखेंगे। तो आर कैप की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा आर वेक्टर, और नीचे ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। ओके, तो यही क्या हो जाएगी, बायट-सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म, दैट डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। भाई जेई मेन जैसे एग्जाम में ना ये एज इट इज वेक्टर फॉर्म पूछी हुई है, एज इट इज वेक्टर फॉर्म पूछी हुई है किसकी, बायट-सेवर्ट लॉ की। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोलेंगे बताओ कौन सी फॉर्म है बायट-सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म, है ना। तो ये क्या है अपने पास, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ। याद रखेंगे दोनों एक्सप्रेशन, मैग्नीट्यूड फॉर्म भी हम यूज करेंगे एंड वेक्टर फॉर्म भी यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस, है ना। नेक्स्ट अपने पास आता है कि ये जो म्यू नॉट था ना, ये म्यू नॉट को भी और थोड़ा सा बता देंगे तो बहुत अपने लिए इजी हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई ये जो म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट को बोला जाता है परमेबिलिटी, क्या बोला जाता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्या बोला जाता है म्यू नॉट को, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। मतलब नेचर कितना अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को खुद से पास होने के लिए, या मटेरियल जो है वो कितना अलाउ कर रहा है, दैट इज परमेबिलिटी। ओके, कितना वो परमिट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू पास होने के लिए। और जो परमेबिलिटी होती है एयर की या वैक्यूम की, उसको बोला जाता है, उसकी वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम, विच इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, है ना। और इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अभी इसकी यूनिट भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा,
परेशान नहीं होना है। तो म्यू नॉट की क्या वैल्यू होती है भाई, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और ये है क्या, इट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, फिर कुछ नोट पे आते हैं। नोट क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे, दिमाग में छाप लेना इस बात को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंबल बी से या लेटर बी से। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, है ना, टेस्ला टी, और एक और यूनिट होती है इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। सीजीएस यूनिट होती है इसकी गॉस, क्या होती है सीजीएस यूनिट इसकी, गॉस। तो क्या रिलेशन है टेस्ला और गॉस में, बिल्कुल रिलेशन है भाई टेस्ला और गॉस में। एक गॉस जो होता है ना वो किसके बराबर है, 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर है। कौन, एक गॉस, वन गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। और तुम ऐसा बोल सकते हो वन टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। एक टेस्ला में कितने गॉस होंगे, 10,000 गॉस होंगे। बात समझ में आ रही है भाई। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, टेस्ला। अब मैं म्यू नॉट की यूनिट पे बात करता हूँ। ठीक है, तो म्यू नॉट की यूनिट देखने के लिए ऐसे देखो भाई, इसकी यूनिट होगी टेस्ला, आई डी एल आर वेक्टर, है ना, इसकी करंट की हो जाएगी एम्पियर, डीएल और आर वेक्टर की हो जाएगी लेंथ का स्क्वायर, है ना, या फिर मीटर स्क्वायर बोल देते हैं, मीटर स्क्वायर, और आर क्यूब की क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आया टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट की यूनिट इनटू एरिया अपॉन में मीटर। तो म्यू नॉट की यूनिट यहाँ से क्या निकल के आई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना, यही तो यहाँ पे लिखी है मैंने। हाँ समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट क्या था भाई, नेक्स्ट देखा कि सिंस डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसीलिए हमने बोला कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जो भी रिलेशन 1/r² के फॉर्म में वेरी करते हैं ना, हम बोल देते हैं कि दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा क्या है, बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो देखो भाई ये बोल रहा है, जैसे तुमने पढ़ा होगा वेक्टर में, अगर तुम्हारे पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के और ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के भी। सिमिलरली यहाँ पर देखो डी बी वेक्टर जो है ये किसके परपेंडिकुलर होगा, डीएल वेक्टर के और आर वेक्टर के, है ना। और इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे हम, राइट हैंड थंब रूल से दे देंगे। अभी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा एकदम बढ़िया तरीके से कि राइट हैंड थंब रूल कैसे हमें अप्लाई करना है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोली गई भाई, द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ करंट। ये जो डीएल वेक्टर है ना, डीएल वेक्टर हम उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वायर में, उसी डायरेक्शन में क्या लेंगे, डीएल वेक्टर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है बायट-सैवर्ट लॉ इन सीजीएस फॉर्म। बायट-सैवर्ट लॉ कभी पूछ लिया जाए मेंस वगैरह में, एमसीक्यू में, तो बायट-सैवर्ट लॉ की सीजीएस फॉर्म क्या है, डीबी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या होता है भाई, जो सीजीएस यूनिट में ना, सीजीएस में हम क्या करते हैं, सीजीएस में हम म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं भाई, सीजीएस में म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। तो कभी ऐसा ऑप्शन वगैरह देखने को मिल सकता है मेंस वगैरह में तुम्हें, कि जहां पर हमें बायट-सैवर्ट लॉ की मैग्नीट्यूड फॉर्म पूछी होगी इन सीजीएस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम वी हैव टू कंसीडर द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। देखो भाई वैक्यूम ने क्या किया, बहुत ज्यादा अलाउ किया मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू पास होने में, बट जो मीडियम्स होते हैं, मीडियम वो उतनी फ्रीडम नहीं देते मैग्नेटिक फील्ड को कि तू हमारे थ्रू इजीली पास हो जाए। वो कुछ ना कुछ उसको ऑपोजिशन वगैरह शो करेंगे, दैट ऑपोजिशन टू मैग्नेटिक फील्ड इज परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, है ना। अगर मीडियम आ जाएगा तो मीडियम की जो परमेबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं म्यू एम, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू आर क्या है भाई, रिलेटिव परमेबिलिटी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है म्यू एम परमेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या करोगे, जहां भी तुम्हें म्यू नॉट दिख रहा है उसको तुम म्यू एम से रिप्लेस कर दोगे। म्यू एम से क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। जैसे बायट-सैवर्ट लॉ की ही मैं बात करूं तो बायट-सैवर्ट लॉ को तुम कैसे लिखोगे, मीडियम के प्रेजेंस में इसे लिखोगे डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इस बार म्यू नॉट की जगह यहाँ पर आएगा म्यू एम ओवर 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। बात समझ में आ रही है भाई, जहां भी म्यू नॉट दिख रहा है उसको म्यू एम से रिप्लेस कर दो और म्यू एम को क्या लिखोगे, म्यू नॉट इनटू म्यू आर। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन है mt-2 एम्पियर इनवर्स। ओके, और मैं कुछ साइन यूज करूंगा, जैसे इस तरह से सर्कल बना के उसके अंदर क्रॉस, इट मींस ये इनवर्ट डायरेक्शन या माइनस के कैप डायरेक्शन को दिखा रहा है या माइनस जेड डायरेक्शन को दिखा रहा है। सर्कल बना के उसके अंदर एक और गोला, इट मींस ये आउटवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन को दिखा रहा है और प्लस जेड एक्सिस को दिखा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक स्केलर सोर्स, नेमली इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक स्केलर सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, और जिसको हम क्या लिखते हैं, आइडियल वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा सीयूईटी के एग्जाम में पूछा हुआ है, बट एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है ये, कभी हो सकता है नीट वगैरह में तुमसे पूछ ले। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, अब हम ये सीखेंगे कि हमें किस तरह से राइट हैंड थंब रूल को यूज करना है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भाई, सिंपल सा रूल है, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे जिन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो हमें क्या दिखा था, देखो ये फॉर्म दिखी थी कि डीबी वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, है ना, ये दिखा था। तो हमेशा क्या करोगे तुम, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को पॉइंट करोगे। क्या करोगे, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पॉइंट करोगे। जैसे मान लो, इस तरह से मान लो ये मेरे पे एक वायर है, ये अभी अभी जो वायर बनाया है इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, अपनी फिंगर्स को पॉइंट कर दोगे इस तरह से, इस डायरेक्शन में, है ना, और फिर इन्हें तुम कर्ल करोगे उस डायरेक्शन में जिधर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब आर वेक्टर की डायरेक्शन में इन्हें कर्ल करोगे, फिंगर्स को फोल्ड करोगे किसकी डायरेक्शन में, आर वेक्टर की डायरेक्शन में। तो जो तुम्हारा थंब होगा, थंब तुम्हें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देगा, थंब तुम्हें देने वाला है। क्या बोला मैंने, फिंगर्स को पॉइंट करेंगे डीएल वेक्टर या करंट की डायरेक्शन में, कर्ल कर देंगे उस डायरेक्शन की तरफ जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है। एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं भाई, पहले इस वाले एग्जांपल को ही पकड़ लो। अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड को किस तरह से रखो, तुम्हें इस तरह से रखना है कि फिंगर्स को क्या करोगे तुम, पॉइंट करोगे करंट की डायरेक्शन में, फिर उन्हें तुम कर्ल कर दो किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर दो। तो तुम्हें जो थंब दिखाई देगा अपना, देखो एक बार करके देखो, एक बार कैसे करना है भाई, अपने जो राइट हैंड की फिंगर्स है, फिंगर्स को ऐसे रख लो, मतलब ये ऊपर की तरफ आ रही होंगी फिंगर, इनको कर्ल कर दो इस डायरेक्शन में, पी पॉइंट में। तो तुम देख रहे हो तुम्हारा थंब जो है वो तुम्हारे फेस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा या आउट ऑफ द प्लेन पॉइंट कर रहा होगा। ये थंब बनाया मैंने इधर, है ना, थंब किधर पॉइंट कर रहा है भाई, आउट ऑफ द प्लेन। मतलब यहाँ पर जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लस जेड के अलोंग है, मतलब आउट ऑफ द पेज है। ठीक है, तो ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। सेम अगर इस वाले डायग्राम में हम देखें, इस वाले डायग्राम में हमें देखना है, तो क्या करो, पहले फिंगर्स को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन में। तो इसके लिए तुम्हें फिंगर्स अपने फेस की तरफ पॉइंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। फिंगर्स को अपने फेस की तरफ पॉइंट करो, है ना, और फिंगर्स को फिर तुम कर्ल कर दो पी पी की तरफ, किसकी तरफ, पी पॉइंट की तरफ। तो तुम जो थंब देखोगे ना, वो तुम्हारा थंब माइनस वाई में पॉइंट कर रहा होगा। क्या बोला मैंने, फिंगर्स को पॉइंट करो करंट की तरफ। करंट कैसा है, करंट इट्स लाइक कि इस पेज से, ये जो अपनी स्क्रीन है, स्क्रीन से बाहर निकल के आ रहा है, तो अपनी फिंगर्स जो है वो अपने फेस की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। तुम्हारी फिंगर तुम्हारे फेस की तरफ पॉइंट करेंगी, इनको तुम कर्ल कर दो, पी पॉइंट की तरफ घुमा दो। तो जो थंब है ना, तुम देखोगे वो माइनस वाई की तरफ पॉइंट करेगा। मतलब बी पॉइंट, पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से जाने वाला है ना। ये क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है मैंने। ओके, और देखते हैं, जैसे ये वाला केस है, अब इस वाले केस को ही पकड़ लो। इस वाले केस में क्या है भाई, करंट की डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन। मतलब फिंगर्स को तुम ऐसे करो जैसे ये पेज के अंदर जाना चाहती है, फिंगर्स को पूरा स्क्रीन के परपेंडिकुलर पॉइंट करो अंदर की तरफ। अब इनको कर्ल कर दो पी पॉइंट की तरफ। किधर कर्ल कर दो भाई, पी पॉइंट की तरफ। अब तुम थंब देखो अपना किधर पॉइंट कर रहा है, तो तुम देख रहे होगे भाई, ऑब्जर्व करोगे तो थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ ना, अपने हाथों को निकालो, राइट हैंड को निकालो और करके देखो, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की डायरेक्शन तुम लिख पाओगे। अगर तुम सिर्फ सुन रहे हो तो सुनने से ये चीजें नहीं होने वाली, खुद से ट्राई करना होगा। अब देखो इस केस को और देख लेते हैं। इसमें क्या करोगे भाई, फिंगर्स को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स पॉइंट करो। मतलब तुम ऐसे फिंगर अपनी किस किस तरह से पॉइंट करोगे, फिंगर्स अपनी कुछ इस तरह से पॉइंट करोगे, है ना, और फिर इनको कर्ल कर दो, इनको कर्ल कर दो पी पॉइंट की तरफ। तो तुम्हारी फिंगर्स कुछ इस तरह से बंद हो जाएगी, तुम्हारा हैंड जो है वो इस तरह से बंद होता हुआ तुम्हें नजर आएगा। तो तुम जो थंब देखोगे ना, अपना थंब जो देखोगे, थंब तुम्हारा इस तरह से ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। क्या किया भाई, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट किया, कर्ल कर दिया उन्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो थंब है हमारा वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन पॉइंट कर रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पर, वो आउट ऑफ द प्लेन है। तो यही अपनी डायरेक्शन हो जाएगी किस, मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझ में आ रही है भाई? अगर समझ में नहीं आया तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं क्या करूंगा, पूरा एक वीडियो ही बना दूंगा कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं प्रॉपर एकदम फेस के साथ, सो दैट तुम इजीली समझ पाओ। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ वायर इज जीरो। कि वायर की एक्सिस पे अगर तुम कोई भी पॉइंट लोगे उधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। जैसे मैंने वायर की एक्सिस पे दो पॉइंट ले रखे हैं, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट।
तो ये लॉ बोलता है, बायट सेवर्ट लॉ, कि पी और क्यू पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। वो किस तरह से जीरो होगा वो हम एक बार समझ लेते हैं। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड पी पर भी जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड क्यू पॉइंट पर भी जीरो है। ऐसा क्यों? क्योंकि एट पी, अगर मैं पी पर देखूं, पी पॉइंट पर तुम देखोगे भाई यही तुम्हारा डीएल वेक्टर है। डीएल वेक्टर है इस तरह से या नहीं? बिल्कुल। आर वेक्टर क्या होगा? पी वेक्टर की तरफ एक जो वेक्टर जा रहा है आर वेक्टर। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, है ना। तो एट पॉइंट पी हम बोलेंगे एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब जो अपना थीटा है, थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। अब एक बार याद करना भाई, डीबी क्या लिखे थे हम? डीबी इज म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। भाई जब साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा पी पॉइंट पे? जीरो। सिमिलरली क्यू पॉइंट के लिए देखोगे तो भाई ठीक है, डीएल वेक्टर इस तरह से इस डायरेक्शन में होगा और आर वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ जाओगे, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पर? तुम बोलोगे सर एट क्यू हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्यू पर फिर से सेम बात, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर कितना देखने को मिला? फटाफट से बताओ कितना देखने को मिला? 180 डिग्री, है ना। इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन फिर से साइन 180 जीरो, मतलब क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। तो याद रखेंगे इस बात को कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ वायर इज जीरो। देखो नेक्स्ट है अपने पास शॉर्ट ट्रिक फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई किसी को अगर ऊपर वाला भी समझ में नहीं आया ना कि मैंने किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, तो इस वाले को तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हो तुम, है ना। किस तरह से? ये बोलता है कि पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट हैंड का थंब यूज करना है। पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई थंब को किस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे हम? करंट की डायरेक्शन में। एंड स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड। then the direction of palm push give you the direction of magnetic field। जैसे इस वाले केस में ही देखो, इस वाले केस में थंब को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन में, अपने राइट हैंड लगाना है हमेशा, याद रखना लेफ्ट हैंड का कोई काम नहीं करेंगे हम डायरेक्शन फाइंड करने में, हमेशा क्या यूज करेंगे? राइट हैंड यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा भाई, थंब पॉइंट कर दिया मैंने किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। अब मैं अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करूंगा पी पॉइंट की तरफ। तो इस तरह से अपन ने क्या की, फिंगर्स अपनी स्ट्रेच कर ली। तो थंब का पुश, मतलब पाम का पुश किधर जाने वाला है भाई? इनटू द प्लेन जाएगा या नहीं जाएगा? इसीलिए पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अपना किधर आएगा? पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है इनटू द प्लेन। क्या बोला मैंने कि थंब को पॉइंट करेंगे किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। फिंगर्स को पॉइंट करेंगे पी पॉइंट की तरफ, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, है ना। फिर जो अपने पाम का पुश होगा, अब ऐसे समझो इस पेज को दबा रहे हैं, स्क्रीन को दबाओगे तो इस पाम की हेल्प से स्क्रीन किधर की तरफ दबेगी? अंदर की तरफ। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आया भाई? अंदर की तरफ, है ना। दूसरा केस देखते हैं। मान लो अब इसमें खुद ट्राई करो, एक बार खुद ट्राई करके देखो। तो यहाँ पे क्या करोगे? थंब को पॉइंट करेंगे किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। फिंगर को अपन पॉइंट करेंगे पी पॉइंट की तरफ। तो पाम पुश अगेन कहाँ जा रहा है? इनटू द प्लेन। मतलब पी पॉइंट पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन होने वाला है ना। फिर हम क्या देख रहे हैं? ये वाला वायर है, ये एक वायर दे रखा है, तुम्हें बताना है इस लेफ्ट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा और राइट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो फिर से वही पाम रूल लगाओगे। पहले अपने थंब को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर हमने पॉइंट करी इस रीजन में, तो पाम अपना अंदर की तरफ पुश कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में जो आएगा वो आएगा इनटू द प्लेन। और सिमिलरली फिर क्या करो भाई, थंब को पॉइंट करो अपने को, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट करो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो तुम देखोगे तुम्हारा पाम का पुश अपवर्ड आ रहा होगा इस बार। तो इसी वजह से इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अपना आउट ऑफ द प्लेन निकल के आने वाला है ना। फिर इस वाले केस को देखते हैं। इस केस में भी वही करना है, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इस वायर के लेफ्ट रीजन में किधर होगी और राइट रीजन में किधर होगी। तो पहले अगर राइट में देखना चाहे, थंब को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, तो पाम का पुश इनटू द प्लेन जाने वाला है। तो इस रीजन में तुम देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जाएगा और वायर के लेफ्ट वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा आउट ऑफ द प्लेन निकल के आएगा अगर तुम पाम रूल लगाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, अब सर्कल के केस में हम क्या करेंगे? सर्कल के केस में मान लो मुझे बताना है कि अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। अगर किसी कोई सर्कुलर वायर है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस केस में क्या करना है? तुम्हें फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। तो जो तुम्हारा थंब है वो तुम्हें बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर पे या इनसाइड द सर्कल।
तो अब देखो फिंगर्स को कर्ल करो, अब तुम अपने फिंगर्स को कर्ल करके देखो भाई करंट की डायरेक्शन में, तो तुम्हारा थंब इनटू द प्लेन पॉइंट करेगा। कौन सी फिंगर्स को कर्ल करना है तुम्हें? राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, तो उस केस में थंब इनटू द प्लेन पॉइंट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो आएगा वो इनटू द प्लेन हमें बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फिर नेक्स्ट केस में अगर तुम देखोगे फिंगर्स को कर्ल करो इस बार करंट की डायरेक्शन में, तो तुम्हारा थंब जो है वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, तो इस केस में जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सर्कल वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा। और वही सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है एकदम हिंदी में फॉर योर हेल्प। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है भाई, दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हुए आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है। तो thus the magnetic field pattern of current carrying wire is concentric circle such that the wire is passing through the center of circle as well as perpendicular to the plane of circle। भाई देखो कहना क्या चाहता है, मान लो एक वायर है, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट इसमें प्लस जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है और आई करंट फ्लो हो रहा है ना। अब आई करंट फ्लो हो रहा है, अब मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो तुम क्या करोगे, फिर से अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाए तो करंट की डायरेक्शन में, या पाम रूल ही लगा लो, पाम रूल लगाओगे, करंट की डायरेक्शन में थंब पॉइंट करो और जो तुम्हारा पाम है, पाम के पुश की डायरेक्शन है, दैट विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आने वाली है ना। इधर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगी, इस पॉइंट पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, इस पॉइंट पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, इस पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे, देन इस तरह से। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक सर्कल की फॉर्म में होती है। किसी भी वायर के केस में कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। क्या क्या होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आ रही है? तो एक बार उसी को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी अभी तक हमने देखा। तो इस तरह से ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वायर अपना सेंटर पे रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ शो करी है, यहाँ भी वायर सेंटर पे रखा हुआ है और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती जाएंगी ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। ठीक है, वही मैंने नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये तुमसे सीबीएसई वगैरह में लाइक ड्रॉ करने के लिए पूछ लेते हैं वो। तो फिर से वही वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से बेसिकली क्या करो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हें बनानी है या उनकी डायरेक्शन देखनी है, तो थंब को पॉइंट करो इन डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स तुम्हारी जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला मैंने कि थंब को पॉइंट करो, राइट हैंड के थंब को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन में, then the circulation or curl of your fingers give you the direction of circulation of magnetic field, है ना। तो वही यहाँ पर पैटर्न मैंने बनाए हुए हैं, एक बार डायरेक्शन अपनी फिंगर वगैरह घुमा घुमा के चेक कर लेना, और थोड़ा तुम्हें लाइक विजुअली समझाने की कोशिश करी गई है यहाँ पे कि किस तरह से तुम्हें थंब पॉइंट करना है, फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होंगी। जैसे देखो थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट किया तो फिंगर को इस सेंस में कर्ल हो रही थी, है ना। तो इसीलिए यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलेशन की डायरेक्शन है ना। तो यही चीजें मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, एक बार अच्छे से देख लेना और समझ लेना चीजों को। बात समझ में आ रही है भाई? नेक्स्ट अपने पास एप्लीकेशंस ऑफ बायर-सेवर्ट्स लॉ। सबसे पहले हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अपने को एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर दे रखा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर की वजह से हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और पी पॉइंट का वायर से डिस्टेंस कितना है, डी। इस पे फिर हमने ये देखा कि भाई वायर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, है ना। इस परपेंडिकुलर से ऊपर एंड तक जाने के लिए, ऊपर वाले एंड तक जाने के लिए हमें थीटा वाला एंगल घूमना पड़ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस परपेंडिकुलर से लोअर एंड पहुंचने के लिए हमें थीटा 2 एंगल घूमना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए अब इस डायग्राम में फोकस करो भाई। हम क्या करेंगे, हम थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा लेंथ का एक एलिमेंट हम लेने वाले भाई, है ना। ये हम गए थीटा एंगल पे और यहाँ से हमने कितना डी थीटा एलिमेंट ले लिया। फिर हमने देखा कि भाई ये जो एलिमेंट लिया ना, ये जो एलिमेंट है ये अपना करंट एलिमेंट होगा, इसकी थिकनेस अपने पास निकल के आ रही है, या इसकी जो लेंथ है वो निकल के आ रही है डी वाई, है ना। और इसको कैसे लिया है, इस एलिमेंट को हमने सेंटर वाली जो लाइन है उससे वाई डिस्टेंस पे जाके लिया है, वाई डिस्टेंस पे जाके लिया है कितना, डी वाई का एलिमेंट अपन ने एक ले रखा है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ एंगल वगैरह फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे इस वाले ट्राइंगल में फोकस करो, ये जो ट्राइंगल मैंने मार्क किया है इसमें तुम देखोगे एक एंगल है थीटा, एक है 90, तो ये तीसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ओवरऑल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल निकल के आएगा ये एंगल है 90 प्लस थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ कि भाई ये हो गया अपने पास डीएल वेक्टर, ये क्या हो गया डीएल वेक्टर, और इस डीएल वेक्टर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास आर वेक्टर।
डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल है 90 प्लस थीटा। याद रखना, जब हम बायर सेवर्ट लॉ में क्या लिखते हैं, आई डीएल साइन थीटा, तो थीटा की जगह हम 90 प्लस थीटा लिखेंगे, क्योंकि करंट एलिमेंट और जो आर वेक्टर है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 प्लस थीटा। इसी को बोल देते हैं कि यही डिस्टेंस क्या है भाई अपना आर, करंट एलिमेंट और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो अगर मैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लिखूं इस एलिमेंट की वजह से, है ना, एलिमेंट की वजह से छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर, पी पॉइंट पे, डीबी, डीबी की वैल्यू क्या लिखूंगा, डीबी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, जो कि यहाँ पर है 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना भाई। तो यहाँ से हो जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, डी एल की जगह कौन है इधर अपने पास, डी वाई, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, नॉन क्वांटिटीज के टर्म में लिखेंगे, आर की वैल्यू क्यों ना डी के टर्म में लिख ली जाए, है ना। हम क्या बोलेंगे भाई, ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो मेरे को नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बात तो जरूर बोल सकता हूँ, क्या, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आर कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, डी के बराबर। मतलब आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी सेक थीटा, है ना। तो आर स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा भाई, आर स्क्वायर को लिख दिया मैंने डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अभी भी अपने पास दो दो वेरिएबल है, एक तो थीटा भी वेरिएबल है, दूसरा वाई भी वेरिएबल है, तो अभी इंटीग्रेट कर पाना अपने लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो समहाउ हमें वाई और थीटा को भी रिलेट करना है। वाई और थीटा को कैसे रिलेट किया जाए, फिर से भाई इसी वाली ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू तुम लिखने की कोशिश करो। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर हम टेन थीटा लिखते हैं, तो इस ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू आ रही है वाई अपॉन डी, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टेन थीटा। अब एक काम करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी डी वाई इज इक्वल टू डी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मतलब जहां भी मेरे को डी वाई नजर आ रहा है, मैं उसको डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी वाई की जगह क्या लिख देंगे हम, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, और पहले से कॉस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ से dB का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, dB का एक्सप्रेशन बन रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, क्योंकि एक d से dB कैंसिल हुआ ना भाई, है ना, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा। ये बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल सर यही बन रहा है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी पहले ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किस पे जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा पे। अच्छा, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है भाई, थीटा को हम मेजर कर रहे हैं सेंट्रल लाइन से, सेंट्रल लाइन से ऊपर गए थीटा 1 एंगल, है ना, नीचे गए तो कितना थीटा 2, लेकिन नीचे गए इसीलिए माइनस थीटा 2। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ होगी, लिमिट होगी माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक। ओके, तो लिमिट पर एकदम खास ध्यान रखेंगे, लिमिट है अपनी माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक। तो यहाँ पर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम जानते हो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन थीटा, लिमिट इज फ्रॉम माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक। तो यहाँ से अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आ रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ये क्या है अपना, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, याद रखेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। क्या होगा भाई, किसी भी फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। और एक बात जो यहाँ पर याद रखने वाली है वो ये बात है यहाँ पर, that D is always perpendicular distance of point P from the wire। D क्या है भाई, perpendicular distance है P पॉइंट का वायर से। बात समझ में आ गई। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो थीटा 1 और थीटा 2 पुट करेंगे वो हम विद साइन करेंगे। कैसे पुट करेंगे, विद साइन। विद साइन किस तरह से, वो अभी मैं आने वाली 1-2 मिनट में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट फिर इसमें कुछ केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं कि भाई इनफाइनाइट वायर होगा और इनफाइनाइट वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, भाई इनफाइनाइट वायर की वजह से तुम थीटा 1 देखने जाओगे। इनफाइनाइट वायर कहने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट वायर कहने का मतलब ये नहीं कि वायर की लेंथ इतनी है कि भाई अर्थ से लेकर सन तक चला जा रहा है वायर, नहीं। इनफाइनाइट वायर कहने का मतलब है
कि जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट वायर के काफी पास रखा हुआ है, ऐसे समझो पी पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है ना। जो इन्फिनिटी टर्म होता है ना, ये अपना रिलेटिव होता है। मान लो कि ये जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू अगर मैं दे दूं तुम्हें 0.1 mm और वायर की लेंथ तुम्हें दे दूं 10 मीटर, तो ये जो 0.1 mm है, ये तो भाई एकदम नेग्लिजिबल हुआ ना 10 मीटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरह के डिस्टेंसेस होते हैं, उस केस में अपन इन्फानाइट वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। अब ऐसे सोच के देखो, अगर पी पॉइंट बहुत ही पास है भाई, तो ऊपर जाने के लिए जो ये है, इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सेम नीचे भी कितना चला जाएगा ये 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि इस केस में θ1 भी 90 डिग्री होगा और θ2 भी क्या होगा अपने पास 90 डिग्री होगा। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूं मैं, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4πd साइन 90 साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा 2। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास, ये निकल के आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πd। तो इन्फानाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है d डिस्टेंस पे, म्यू नॉट आई ओवर 4πd। दूसरा है अपने पास, अगर हमारे पास सेमी इन्फानाइट वायर होगा। सेमी इन्फानाइट वायर कहने का मतलब कि जो पी पॉइंट है वो वायर के एक एंड के पास ही रख दिया अपन ने। ओके, तो इस केस में तुम नोटिस करोगे कि ऊपर वाले एंड तक जाने के लिए 90 डिग्री घूमना पड़ेगा और नीचे वाले एंड पे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि नीचे वाले एंड पे ही बैठे हुए हैं। इट मीन्स θ2 की वैल्यू जो होगी अपनी, वो कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। मतलब जो सेमी इन्फानाइट वायर की वजह से जो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आएगा म्यू नॉट आई ओवर 4πd साइन 90 प्लस साइन 0 दैट इज 1। तो म्यू नॉट आई ओवर 4πd ओवरऑल अपने पास निकल के आ जाएगा, किसकी वजह से, सेमी इन्फानाइट वायर की वजह से। ओके, तीसरा केस क्या है कि भाई वायर की एक्सिस पे ही दे रखा है हमें पॉइंट पी। तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वायर की एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, पी पॉइंट पे अगर मैं देखूं, पी पॉइंट से लोअर एंड या टॉप एंड पे जाने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ रहा है 0 डिग्री। लोअर एंड जाने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि θ1 और θ2 बराबर होंगे किसके, 0 डिग्री के। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा वायर की एक्सिस पे, वायर की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। बात समझ में आ रही है भाई, है ना। नेक्स्ट केस देखो भाई, ये यहाँ पे एक वायर दे रखा है और 60-30 एंगल दे रखे हैं। यू हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फॉर्मूला लगा के बिल्कुल आ जाएगा, बस तुम यहाँ पर मेरे को θ1 और θ2 बता दो। तो θ1 और θ2 किस तरह से देखते हैं, ये एकदम ध्यान से समझना, तभी केस 5 हो पाएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि θ1 और θ2 हमें किस तरह से लेना है। तो मैंने बोला भाई कि वायर से तुम्हें पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है पी पॉइंट तक, फिर इस परपेंडिकुलर से तुम्हें क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल घूमना पड़ रहा है ऊपर वाले एंड तक पहुंचने के लिए, दैट इज θ1। परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल तुम्हें घूमना पड़ रहा है इन क्लॉकवाइज सेंस ऊपर वाले एंड तक पहुंचने के लिए, दैट इज θ1। तो यहाँ पर θ1 कितना हो जाएगा भाई, θ1 यहाँ पर तो 60 डिग्री हो गया। और θ2 क्या है कि परपेंडिकुलर से नीचे वाले एंड तक पहुंचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल घूमना पड़ा, दैट इज θ2। क्या बोला मैंने कि परपेंडिकुलर से नीचे वाले एंड तक पहुंचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल घूमना पड़ा, दैट इज θ2। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर से नीचे वाले एंड तक पहुंचने के लिए अपने को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 30 डिग्री कवर करना पड़ रहा है, इसीलिए θ2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फॉर्मूले में पुट कर दोगे, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। केस 4 देखो भाई, केस 5 सॉरी, ये वाला केस अपना अच्छा है। फिर से वही बोला हुआ है कि ये बताओ θ1 और θ2 हम इस केस में क्या लेंगे। तो देखो भाई, θ1 हम लेते हैं कि परपेंडिकुलर से ऊपर वाले एंड तक जाने के लिए जो भी एंगल हमें लेना पड़ रहा है, कौन सी वाली सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, दैट इज θ1। तो यहाँ पे θ1 हो जाएगा 53 डिग्री। और लोअर एंड तक जाने के लिए तो घूमना ही नहीं पड़ रहा है एंगल, क्योंकि हम तो है ही लोअर एंड पे, इसीलिए θ2 कितना हो जाएगा अपना 0 डिग्री। फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस काफी बढ़िया है भाई। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक वायर दे रखा है और वायर कुछ इस तरह से है ना, और पी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। पी पॉइंट पे अब परपेंडिकुलर सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होता है वायर से, तो वायर को एक्सटेंड कर लो। मतलब वायर अगर होता तो कुछ इस तरह से पास होता, और इधर से फिर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दिया पी पॉइंट पे। ओके, डी में हम यही वैल्यू यूज करेंगे। कौन सी वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम यूज करेंगे किसमें, डी में, म्यू नॉट आई ओवर 4πd में। ओके, फिर हम θ1 कैसे लेते थे कि परपेंडिकुलर से ऊपर वाले एंड तक जाने के लिए क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल हमें लेना पड़ रहा है। तो इस केस में तो वो एंगल सीधा सीधा दिख रहा है 53 डिग्री है। फिर θ2 कैसे डिफाइन करते थे, θ2 डिफाइन करते थे कि परपेंडिकुलर से नीचे वाले एंड तक पहुंचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल लेना पड़ रहा है, दैट इज θ2। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलर से नीचे वाले एंड तक पहुंचने के लिए अपने को एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, कितना 37 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे θ2
ये तो हम लेते थे किस सेंस में भाई, ये लेते थे जब हमें घूमना पड़ता था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यहाँ तो क्लॉकवाइज सेंस में घूमना पड़ गया, इसीलिए थीटा टू जो तुम लोगे वो -37 डिग्री लोगे, है ना। थीटा टू क्या लेंगे इस केस में, -37 डिग्री। बात समझ में आ गई भाई। तो यही चीज मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए लिख दी है कि थीटा टू किस तरह से तुम्हें देखना है, ठीक है भाई। अब आते हैं भाई प्रॉब्लम्स में, बहुत होगी थ्योरी, अब प्रॉब्लम्स करेंगे बढ़िया बढ़िया इसमें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें दो वायर दे रखे हैं, वायर क्या है, एक दूसरे पे ऐसे परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे हैं, या एक ही वायर है उसको 90 डिग्री पे बेंड कर दिया। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना। तो ये बताओ भाई इस वाले वायर के लिए ये जो पी पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है, इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। फील्ड किसकी वजह से होगा, फील्ड होगा सिर्फ इस वाले वायर की वजह से, और इट्स लाइक कि ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट इसके डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये इसको मान लो, इसको मैं बोल रहा हूँ वायर वन, इसको बोल रहा हूँ मैं वायर टू, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ वायर वन एंड वायर टू का जो मैग्नेटिक फील्ड है। वन का तो भाई जीरो है क्योंकि इसकी एक्सिस पे आ गया ये पॉइंट, वायर टू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी, और पाम रूल वगैरह से तुम इसकी डायरेक्शन देखोगे तो ये आ जाएगी इनटू द प्लेन। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी, और इनटू द प्लेन को हम लिखते हैं माइनस के कैप डायरेक्शन में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो गए मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो जेई मेन टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर मैग्नेटिज्म का सवाल खत्म कर दोगे, और बाकी जो अच्छे सवाल है वो हम करेंगे, है ना, उसकी तो दिक्कत ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, दो वायर है और हमें बताना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। भाई पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, फिर से वही वाला काम करेंगे कि इसको बोल देते हैं वायर वन और इसको बोल देते हैं वायर टू। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश करते हैं। हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर टू। वायर की वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई वन ओवर 4 पाई 2 पाई आर वन, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, अब सेमी इनफाइनाइट वायर नहीं है ना। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अगेन पाम रूल, थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करो, फिंगर इस तरह से इधर पॉइंट करो। अब क्या है, तुम्हारा पाम का जो पुश है वो इनटू द प्लेन मिलेगा, तो मतलब इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है भाई, इनटू द प्लेन निकल के आ रही है। अब B2 सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई R2, और इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो आउट ऑफ द प्लेन तुम्हारे पास निकल के आएगी। बात समझ में आ रही है, किधर निकल के आएगी, आउट ऑफ द प्लेन। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख दोगे तुम इधर, इसको लिख दोगे म्यू नॉट ओवर 2 पाई, है ना, और ये कॉमन ही ले लिया, ये होगा I1 बाय R1, और इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप प्लस I2 बाय R2, और इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, के कैप है, प्लस का के कैप। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पर फिर से तुम्हें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सेम करंट फ्लो हुआ दोनों वायर में, सेम करंट फ्लो हुआ, और दोनों से ही सेम डिस्टेंस है, और दोनों ही इनफाइनाइट वायर है। तो तुम देखोगे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इनटू द प्लेन आएगा, और इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, वो आएगा आउट ऑफ द प्लेन। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में कैसे है भाई, डायरेक्शन में अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम निकल के आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं पी पॉइंट पे लिखूं तो वायर वन की वजह से होगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन, दैट इज माइनस के कैप। और वायर टू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, डायरेक्शन क्या आएगी, के कैप निकल के आएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या आया, जीरो निकल के आया। आज समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, ये काफी बढ़िया प्रॉब्लम है हमारे पास। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर दे रखा है, और ये 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ। हमें बोला हुआ है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगा, है ना। पी पॉइंट पे क्या देखना है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में तुम्हें क्या करना है कि वायर को एक्सटेंड कर लो भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, वायर को एक्सटेंड कर लिया। फिर क्या है कि वायर पे परपेंडिकुलर फॉल कराओ, ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे फॉल करा दिया। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि जो हम डी डिस्टेंस लेते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं वायर का पी पॉइंट से, मतलब डी तो हम इसी को लेने वाले हैं, ये जो अपन ने ग्रीन वाली लाइन बनाई है इसकी लेंथ जो है, ओके। तो फिर यहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। ये क्या था, यहाँ पर 90 डिग्री था, तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास, 53 डिग्री निकल के आएगा, ओके। तो यहाँ से तुम एक चीज बोल सकते हो कि ये जो डी होगा, डी को हम लिख सकते हैं a cos 53, डी को क्या लिख सकते हैं, a cos 53। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आ जाएगा 3a अपॉन में 5,
ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, डी की वैल्यू। लेकिन हमें तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें थीटा 1 और थीटा 2 और देखने पड़ेंगे अभी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा 1 और थीटा 2 देखने के लिए ना वायर को फिर से वही स्ट्रेट कर लो। तो मैंने वायर को वही स्ट्रेट कर लिया है ना, वायर को क्या कर लिया भाई, स्ट्रेट कर लिया। फिर हमने एंगल लिख रखे हैं, ये 37 डिग्री है और ये कितना था, 53 डिग्री है। ओके, तो अब देखो भाई, अब तुम्हें देखना है थीटा 1 और थीटा 2 हम किस तरह से लेंगे। तो थीटा 1 हम ऐसे लेते थे कि पी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से टॉप मोस्ट पॉइंट जाने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ रहा है, पर टॉप मोस्ट पॉइंट जाने के लिए तो एंगल 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि थीटा 1 कितना है अपना, 90 डिग्री है। अब हमें देखना है थीटा 2, थीटा 2 परपेंडिकुलर से लोअर एंड जाने के लिए नीचे की तरफ कितना एंगल घूमे, परपेंडिकुलर से नीचे लोअर एंड जाने के लिए नीचे की तरफ कितना एंगल घूमे। बट यहाँ तो परपेंडिकुलर से लोअर एंड जाने के लिए ऊपर एंगल घूमना पड़ रहा है 53 डिग्री। इट मींस इस केस में जो अपना थीटा 2 होगा दैट विल बी -53। कितना होगा भाई, थीटा 2 -53। अब अपने लिए मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे बता पाना कोई बड़ी बात नहीं है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा 1 दैट इज साइन 90 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 दैट इज साइन ऑफ -53 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हो जाएगा ये म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a/5, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी -4/5, है ना। माइनस साइन बाहर आ गया बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ओवरऑल ये मैग्नेटिक फील्ड अपने पास पी पॉइंट पे कितना निकल के आएगा, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा तुम्हारे पास म्यू नॉट आई ओवर 12 पाई ए, म्यू नॉट आई ओवर 12 पाई ए क्या निकल के आएगा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। हो गया क्वेश्चन, और ये बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, फुल विजुअलाइजेशन बेस्ड है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें यहाँ पे दो इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं और हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट पॉइंट ए बी एंड सी। भाई इस 1 एम्पियर वाले को मैं बोल देता हूँ I1 करंट और 2 एम्पियर वाले करंट को बोल रहा हूँ I2 करंट। नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ए पॉइंट पे फाइंड करने की कोशिश करूं तो 1 एम्पियर वाले करंट की वजह से होगा म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई, और I1 वाले वायर से डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट का, 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -2, और पाम रूल से इसकी डायरेक्शन निकल के आएगी आउट ऑफ द प्लेन। और 2 एम्पियर वाले वायर की वजह से कितना होगा म्यू नॉट I2, और 2 एम्पियर वाले वायर से इसका डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -2, और डायरेक्शन क्या होगी भाई इसकी, आउट ऑफ द प्लेन इसकी डायरेक्शन होने वाली है। तो देखो यहाँ से अब कैलकुलेशन करने में क्या करेंगे, म्यू नॉट ओवर 2 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स में आ जाएगा, और ये 10 की पावर -2 भी इससे भी डिवाइड कर दे तो ओवरऑल कितना बचेगा 2 इंटू 10 की पावर -5। तो वही कैलकुलेशन करी मैंने और कॉमन ले लिया 2 इंटू 10 की पावर -5। अंदर क्या बच जाएगा I1 अपॉन में 1, I1 की वैल्यू 1 अपॉन में 1 डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज, प्लस I2 अपॉन में 3 डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज। आज समझ में आ रही है। तो ओवरऑल ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन में 3, और डायरेक्शन बनेगी अपने पास आउट ऑफ द पेज। अब हमने क्या किया, अब हमने फाइंड करने की कोशिश करी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो फिर से वही कि म्यू नॉट I1 की वैल्यू चलो बाद में ही रखेंगे, म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई, दोनों वायर से डिस्टेंस कितना है इसका, इस केस में तो 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर, डायरेक्शन इनटू द पेज, प्लस म्यू नॉट I2 ओवर 4 पाई, और डिस्टेंस कितना है इसका 1 इंटू 10 की पावर -2 डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज। अगेन वैल्यू वगैरह पुट करो और इसको सॉल्व करो तो ये तुम्हारे पास आएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, डायरेक्शन इज आउट ऑफ द पेज। देखो सॉल्व कैसे किया एक बार बता ही देता हूं मैं। म्यू नॉट ओवर 4 पाई और 10 की पावर -2 सब कॉमन लेके वो बन जाता है 2 इंटू 10 की पावर -5। अब हमने क्या किया, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, आउट ऑफ द पेज को जनरली पॉजिटिव लूंगा मैं और इनटू द प्लेन को नेगेटिव लेने वाला हूं। तो हमने क्या लिखा, इसको लिख दिया -1 अपॉन में 1, प्लस का इसको लिख दिया 2 अपॉन में 1, और डायरेक्शन हम पॉजिटिव लिए हैं किसको, आउट ऑफ द पेज वाले को। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला आउट ऑफ द पेज। आंसर पॉजिटिव आया तो हम समझ गए कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज ही है। अगर आंसर नेगेटिव आता तो हम समझ जाते कि जो डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट से वायर 1 का डिस्टेंस,
वायर 1 का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो 2 पाई 3 इंटू 10⁻², और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इनटू द पेज, प्लस म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई, और सेकंड वाले वायरस कितना डिस्टेंस है इसका 1 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज। अब क्या है, दोनों सेम ही डायरेक्शन है, तो इनटू द पेज वाले को ही पॉजिटिव डायरेक्शन मान के और रोल कैलकुलेशन करो तो 2 इंटू 10⁻⁵ बाहर, और ये बन जाएगा 1/3 प्लस का 2 डायरेक्शन इनटू द पेज। तो रोल आंसर कितना आ जाएगा, 14/3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला इनटू द पेज। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो वायर दे रखे हैं, है ना, दो वायर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बट ये ऐसे नहीं है कि दोनों आपस में चिपके हुए हैं, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है वायर्स के बीच में, इसीलिए इधर पूरा करंट आई फ्लो हो रहा है और इसमें ऊपर की तरफ आई करंट फ्लो हो रहा है। हमें पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a,2a। तो हम समझ गए भाई, पी पॉइंट का डिस्टेंस इसको बोल देते हैं, लेट्स से इसको मैं वायर 1 बोल रहा हूँ, वायर 1 से डिस्टेंस है कितना इसका a, और वायर 2 से कितना डिस्टेंस है इसका 2a डिस्टेंस है वायर 2 से। तो अगर हम पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2। वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये होगी म्यू नॉट I ओवर 2 पाई a, और डायरेक्शन होगी इसकी इनटू द पेज, और सेकंड वाले की वजह से म्यू नॉट I ओवर 2 पाई इंटू 2a, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन आएगी तुम्हारे पास आउट ऑफ द पेज। ऐसी आ रही है डायरेक्शन अपने पास, आउट ऑफ द पेज निकल के आ रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास हो जाएगा म्यू नॉट I ओवर 2 पाई a, एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, इसी वाली डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया है भाई, पॉजिटिव ले लिया, माइनस म्यू नॉट I ओवर 4 पाई a। तो ओवरऑल ये तुम्हारे पास कितना निकल के आएगा, ये तुम्हारे पास निकल के आएगा म्यू नॉट I ओवर 4 पाई a। सिंस आंसर पॉजिटिव आया, इट मींस नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपनी इनटू द प्लेन निकल के आ रही है। बात समझ में आ गई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वायर दे रखा है हमें स्क्वायर के फॉर्म में, और करंट इसमें सर्कुलेट हो रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए, पहला डायगोनल और ये हो गया अपना दूसरा डायगोनल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये 4 वायर से मिलके बना हुआ है, 4 वायर से मिलके बना हुआ है, और अब मेरे को फाइंड करना है P पॉइंट पे फील्ड। तो मैंने क्या नोटिस किया भाई, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे किधर पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है इनटू द प्लेन। इस वाले वायर की वजह से भी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, इसकी वजह से भी इनटू द प्लेन, और इस फोर्थ वायर की वजह से भी इनटू द प्लेन। मतलब सबका ही मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है P पॉइंट पे, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वायर का निकाल लेंगे कि एक पोर्शन या एक लेंथ की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पता लग जाएगा P पॉइंट। तो वही काम मैंने किया, और मैंने क्या किया कि मान लो ये जो सबसे नीचे वाला वायर है, इसकी वजह से मैं P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है साइड A का, तो ये हो जाएगा 45, ये भी 45, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने एंगल पे, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और उस 90 को भी मैंने फर्दर बाइसेक्ट कर दिया, तो 45 45 पे लिया। यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी डिस्टेंस की वैल्यू क्लियरली तुम्हें नजर आ रही है, कितनी हो जाएगी, a/2। किसी एक लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे दैट इज म्यू नॉट I ओवर 4 पाई d, तो 4 पाई d की जगह a/2। साइन ऑफ θ1 दैट इज साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ θ2 दैट इज साइन ऑफ 45 डिग्री अगेन। तो कितना हो जाएगा ये 1/√2 प्लस 1/√2, तो ओवरऑल √2 आ जाएगा ये तुम्हारे पास। तो हो जाएगा म्यू नॉट I ओवर 2 पाई a इंटू √2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I। अब एक काम करो, चलो ठीक है, यहीं पर अब इसकी डायरेक्शन और बता दो। इसकी डायरेक्शन तुम क्या बोल रहे हैं भाई, अभी तो निकाली थी, क्या थी, इनटू द प्लेन थी ना, तो इसकी डायरेक्शन है अपने पास इनटू द प्लेन। ओके, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलेंगे हम, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो P पॉइंट पे होगा वो 4 टाइम्स होगा जो भी एक वायर की वजह से, है ना। तो ओवरऑल ये तुम्हारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट I अपॉन में पाई इंटू ए, म्यू नॉट I अपॉन में पाई इंटू ए, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी इनटू द प्लेन। आज समझ में आ गई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, उसकी साइड है A, और हमें बताना है कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर से सेम वही वाली बात कि भाई 3 वायर हैं, करंट इसमें सर्कुलेट कर रहा है, तीनों का ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो C पॉइंट पे इनटू द प्लेन पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक वायर की वजह से निकाल लेंगे कि C पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है,
और उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि वही कि सबसे पहले तो इस वाले ये जो नीचे सबसे वायर है ना, इसकी वजह से सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना था। तो सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लो, एंड्स को सी पॉइंट के साथ बिल्कुल ज्वाइन कर लिए। फिर हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर फॉल करा दिया। परपेंडिकुलर फॉल कराया तो यहाँ पे जो एंगल्स हो जाएंगे वो कितने कितने हो जाएंगे, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री, यही हो जाएगा अपना डी, है ना। और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड कितनी दे रखी है, ए, मतलब ये कितनी हो जाएगी साइड, a/2। सबसे पहले मेरे को डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस एंगल को, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक बात तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो tan 30 मेरा आएगा, tan 30 आएगा d डिवाइडेड बाय a/2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से तुम्हारे पास d की वैल्यू आ जाएगी a/2√3, है ना, 1/√3 वैल्यू होती है ना tan 30 की। तो d की वैल्यू अपने पास आ गई। अब हम निकालें कि किसी एक सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/4πd। डी की वैल्यू कितनी है, a/2√3 एंड साइन ऑफ θ1 दैट इज साइन 60 प्लस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ट्वाइस ऑफ √3/2 इज √3। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास निकल के आएगा μ0I/4πa इंटू 2√3 इंटू √3। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा अपने पास, एक सेक्शन की वजह से 3 μ0I अपॉन में 2 पाई इंटू ए। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन सेक्शन। तो ये हो जाएगा 9 μ0I अपॉन में 2 पाई ए। और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, डायरेक्शन हो जाएगी भाई इनटू द प्लेन, क्योंकि हर एक वायर की वजह से डायरेक्शन क्या थी, इनटू द प्लेन। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि इफ करंट सर्कुलेट्स अ लूप देन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो करंट सर्कुलेट कर रहा था, पूरे लूप में करंट सर्कुलेट कर रहा था, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं निकला। सेम स्क्वायर वाले में हुआ, करंट पूरे लूप में गोल गोल घूमे जा रहा था, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं निकला भाई, है ना। तो अगर करंट सर्कुलेट कर रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, और अगर करंट सर्कुलेट नहीं करता तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तुम्हारे पास जीरो निकल के आने वाला है। उसको इस हेल्प से समझते हैं, इस डायग्राम की हेल्प से। जैसे एक स्क्वायर लूप है, आई करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और इधर से आई करंट लीव कर रहा है ना। अब स्क्वायर लूप है भाई, किसी ना किसी वायर से बनाया होगा, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, है ना। तो करंट को डिवाइड होने के लिए दो पाथ है, एक तो ये वाली पाथ है और एक ये पाथ है ना। तो करंट को कैसे दिखाई देगा, करंट को दिखाई देंगे दो रजिस्टर, एक तो इस वाली लेंथ का रजिस्टर और एक इस नीचे वाली लेंथ का रजिस्टर। तो भाई करंट को कैसे दिखाई दे रहे हैं, करंट को दिखाई दे रहे हैं दो दो रजिस्टर, एक ऊपर वाली लेंथ और एक नीचे वाली लेंथ। अगर मान लो नीचे वाली लेंथ का रजिस्टर है R, तो ऊपर वाली लेंथ उसकी 3 टाइम्स है, तो उसकी रजिस्टर कितना हो जाएगा 3R। यहाँ से I करंट आया था और इधर से I करंट लीव कर रहा है। तो किरचॉफ से या फिर नॉर्मल तुम करंट डिवाइडिंग रूल से देखोगे तो तुम्हारे पास निकल के आएगा कि ऊपर जाएगा I/4 करंट और नीचे कितना जाएगा 3I/4 करंट जाएगा। तो वही यहाँ पर मैंने लिख लिया कि ऊपर वाली लेंथ में क्या होगा, कितना I/4 करंट ऊपर वाली तीनों लेंथ में फ्लो करा होगा और नीचे वाली लेंथ में फ्लो करा होगा 3I/4 करंट। फिर से वही है कि ये एक स्क्वायर लूप है और स्क्वायर लूप के सेंटर पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो तुम क्या बोलोगे भाई, ठीक है कि सेंटर पे तुम बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक तो इन तीनों की वजह से जो है, दूसरा इस लोअर वाले की वजह से जो है, ओके। तो ऊपर वाली अगर मैं तीन लेंथ की वजह से देखूं कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो 3 होगा, 3 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ μ0, और करंट कितना फ्लो हो रहा है I/4 ओवर 4 पाई डी। और सिंस स्क्वायर वाला केस है तो याद करो θ1 θ2 कितने होते थे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, है ना। तो ओवरऑल ये तुम्हारे पास कितना निकल के आ रहा है, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ μ0I अपॉन 16 पाई डी साइन 45 प्लस साइन 45, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। और डायरेक्शन क्या होगी भाई, इनकी वजह से डायरेक्शन देखो सी पॉइंट पे, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका किधर आ रही है डायरेक्शन, इनटू द प्लेन आ रही है। तो डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, इनटू द प्लेन रहेगी। अब लोअर वाले वायर की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे, वो होगा μ0, हाँ भाई बिल्कुल 3I/4 डिवाइडेड बाय 4 पाई डी साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री। तो ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। तो ये कितना आ रहा है अगेन अपने पास 3 इंटू μ0I अपॉन
16 पाई डी इंटू में √2, और डायरेक्शन इसकी क्या निकल के आएगी भाई, पाम रूल लगा के देखो, सेंटर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ही हमारे पास निकल के आ रही है। अच्छा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बी अपर और बी लोअर का सम, भाई दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब तुम्हारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड सी पर कितना देखने को मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड सी पर 0 देखने को मिलेगा। तो हम सीधा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर करंट सर्कुलेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, और वो हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर करंट सर्कुलेट नहीं हो रहा तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, यहाँ पे आई करंट एंटर करा, आई करंट लीव कर गया, और तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि करंट यहाँ पे सर्कुलेट ही नहीं कर रहा, करंट कुछ इस तरह से गया होगा, देन फिर इस तरह से, तो वो गोल गोल तो नहीं घूम रहा है इस लूप में, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड सी पर सीधा बोल दूंगा मैं 0। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, आई करंट आया, आई करंट इधर से लीव कर गया, तो अगेन बोलूंगा करंट को पाथ डिवाइड होने के दो रास्ते, इधर I1 डिवाइड हुआ, इधर I2 डिवाइड हुआ, करंट सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो इसीलिए सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये इरोडोव का सवाल है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनिशियली तुम्हारे पास एक वायर था जिसकी लेंथ थी 2 पाई आर, और इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, फिर तुमने इस वायर को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक एन साइडेड पॉलीगन में, वायर को तोड़ मरोड़ के तुमने क्या किया, एक एन साइडेड पॉलीगन बना दिया, तो बोला गया है इस पॉलीगन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना। अब मेरे को ये बात बताओ भाई, देखो एन साइडेड पॉलीगन बनाया है ना, और पॉलीगन की हर एक साइड की लेंथ मान लेते हैं ए, तो मेरे को ये निकालनी है लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी होगी, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पॉलीगन, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पॉलीगन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए। तो ये लेंथ कितनी होगी भाई, टोटल लेंथ थी 2 पाई आर, अब इसको एन पार्ट्स में तोड़ के एक एक लेंथ बन गई, तो हर एक साइड की लेंथ कितनी आएगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय एन, इतनी लेंथ हमारे पास निकल के आई। अब हमें ये देखना है कि हर एक लेंथ सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एन साइडेड पॉलीगन का कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे लेट से बना लिया। अब तुम्हें पता है कि अगर कंप्लीट, अब जैसे स्क्वायर होता है, मान लो स्क्वायर होता है, स्क्वायर है तो हर एक साइड कितना एंगल फॉर्म करती है, अगर इस एंगल को थीटा बोलते हैं, ये थीटा 90 डिग्री, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 4। ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल, ये सेंटर से ये एंगल कितना बनता है, 120 डिग्री, दैट इज 360 बाय 3। मतलब अगर 4 साइड का पॉलीगन है तो वो सेंटर पे एंगल बनाता है 360 बाय 4, 3 साइड का है तो वो एंगल बनाता है 360 बाय 3। मतलब यहाँ पर हर एक साइड ने कितना एंगल बनाया होगा, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एंगल थीटा for each side, for each side subtended at center, मतलब हर एक साइड ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया होगा, वो एंगल कितना हो जाएगा भाई, एन साइडेड है तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय एन, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर मैंने वही बनाया और इस एंगल को भी फर्दर फाई में डिवाइड कर दिया, तो इस फाई की वैल्यू क्या होगी, अगर दोनों फाई इक्वल है तो फाई की वैल्यू हो जाएगी भाई कितनी, ये हो जाएगी थीटा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज पाई बाय एन, किसकी वैल्यू आ गई, फाई की। अब हमें क्या बताना है, सबसे पहले डी की वैल्यू बता दो, तो डी की वैल्यू बताने के लिए तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे tan फाई की वैल्यू, तुम बोलोगे सर इधर tan फाई जो होगा ना वो होगा a बाय 2 डिवाइडेड बाय d, तो यहाँ से d की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से तुम्हारे पास d की वैल्यू आ जाएगी a बाय 2 cot फाई, ठीक है, तो अपने पास d की वैल्यू भी आ गई। और अब हम निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है ड्यू टू वन साइड, एक साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, और थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही क्या बन चुके हैं, फाई, तो साइन फाई प्लस साइन फाई, बात समझ में आई, साइन फाई प्लस साइन फाई, क्या तुम्हें बात समझ में आई। फिर हमें बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि एन साइड्स का जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड के मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा n इंटू बी वन, दैट इज n इंटू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी, अब डी की वैल्यू भी रख दो a बाय 2 कॉट फाई, ठीक है, फिर ये हो जाएगा कितना 2 साइन फाई हो जाएगा अपने पास। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा भाई कितना n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में, ये हो जाएगा पाई a, और फिर यहाँ पर ये बन जाएगा, इधर कॉट फाई रहेगा और इधर ये रहेगा क्या, साइन फाई, तो यहाँ से ये अपने पास आ रहा है n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई पाई a, और 1 बाय कॉट फाई बन गया tan फाई इंटू साइन फाई। अच्छा a की वैल्यू और रख देते क्योंकि a तो गिवन ही नहीं था, a की वैल्यू कितनी है 2 पाई आर बाय एन, है ना, तो a की वैल्यू क्या रख दो भाई 2 पाई आर बाय एन और रख दो a की वैल्यू, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई इंटू a की वैल्यू क्या होगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय एन, tan फाई साइन फाई, tan फाई
साइन फाई। ओके, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर इंटू आर, और टेन फाई की वैल्यू कितनी थी, पाए बाय एन एंड साइन पाए बाय एन। ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, जो हमने एक वायर से बनाया है जिसकी लेंथ थी 2 पाई आर। तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इरोडोव का प्रॉब्लम था और अपन ने ये भी कर लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर तुम्हें दो वायर दे रखे हैं, वायर के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा। यू हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल अल्फा। मतलब ये जो पी पॉइंट है ना, यहाँ से भी कितना एंगल, ये अल्फा बाय 2, और यहाँ से भी कितना एंगल है भाई, अल्फा बाय 2। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि हम किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, क्योंकि दो इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे किधर आ रहा है भाई, इनटू द प्लेन, और इस वाले वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, इनटू द प्लेन। दोनों ही सिमेट्रिकली रखे गए हैं पी पॉइंट से, मतलब दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो किसी एक का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमें परपेंडिकुलर फॉल कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर फॉल करा दिया इस वायर के ऊपर, परपेंडिकुलर है ना भाई ये एंगल। ओके, तो यहाँ पर मेरे को एंगल्स बता दो एक बार, एंगल्स कौन कौन से बताने, एक बार इस एंगल को बना दो, ये कि ये फाई एंगल कितना होगा। तो तुम बोलोगे सर ये फाई एंगल होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा बाय 2, अगर तुम ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री करना चाहते हो तो, है ना। तो अब इस वाले वायर के लिए अब हम थीटा 1 और थीटा 2 लिख रहे हैं। थीटा 1 हम क्या करते थे कि परपेंडिकुलर से नीचे वाले एंड तक जाने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ा, तो नीचे वाला एंड तक जाने के लिए नीचे की तरफ ही फाई एंगल घूमना पड़ा, मतलब मेरा थीटा 2 कितना इधर फाई है। ऊपर वाले एंड पे जाने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर तो इनफाइनाइट है वायर। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हम थीटा 1 और थीटा 2 यूज करते हैं, थीटा 1 हम यूज करेंगे 90 डिग्री और थीटा 2 हम यूज क्या करेंगे, 90 माइनस अल्फा बाय 2। ओके, अभी मैग्नेटिक फील्ड लिखने से पहले पहले हम ये फाइंड करेंगे कि ये जो पी पॉइंट है इसका हर एक वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, मतलब ये आर परपेंडिकुलर लेंथ हमें बतानी है। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हाइपोटेनस तुम्हें पता है और ये एंगल अल्फा बाय 2 पता है। तो तुम क्लियरली इस डायग्राम को देखते ही बोल दोगे कि सर आर परपेंडिकुलर होगा, वो होगा डी साइन अल्फा बाय 2। आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी साइन अल्फा बाय 2, है ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी। सो बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई तो है ही आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी। तो हो जाएगा 4 पाई डी नहीं, बेसिकली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था पी पॉइंट का किसी भी वायर से, दैट इज आर परपेंडिकुलर। तो 4 पाई डी साइन अल्फा बाय 2 एंड साइन ऑफ थीटा 1 दैट इज साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाय 2, क्या बन जाएगा ये, कॉस अल्फा बाय 2 बन जाएगा। मतलब एक सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी साइन अल्फा बाय 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी वन। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई डी साइन अल्फा बाय 2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2, और डायरेक्शन क्या आ रही है इसकी, इनटू द प्लेन। यही हो गया अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। और समझ में आ गई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये जेई मेन वगैरह में पूछा गया है। हमें क्या दे रखे हैं, दो इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं, इस तरह से दो इनफाइनाइट वायर रखे हुए हैं, और हमें बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा विद डायरेक्शन। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा विद डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो भाई इन दोनों को यहाँ लाइन ज्वाइनिंग द टू तुम बनाने वाले हो, है ना। पी पॉइंट को ज्वाइन कर लो दोनों वायर से। तो पहले मैं वही करने जा रहा हूँ कि पी पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया इस वाले डायग्राम में दोनों वायर से। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि भाई ये जो लेंथ आएगी इस लेंथ को लेट से हम बोल लेते हैं आर, और तुम जानते हो आर की वैल्यू 5 निकल के आने वाली है। ओके, मतलब पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों वायर से वो कितना है भाई, वो डिस्टेंस है कितना, 5। फिर जो हम मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर जाएगा। मतलब पहले ये देखो कि ये जो वायर है इसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जाने वाला है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस आर के परपेंडिकुलर जाएगा, है ना। अच्छा, एक और काम करो, उससे पहले ये एंगल वगैरह भी लिख लो। ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री,
तो ये भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो मतलब मेरे को यहाँ से ये समझ में आ रही है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री तो नहीं है, ऑल्दो देखने से लग रहा है बट वो 90 डिग्री नहीं है। तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से जो जाएगा, पाम रूल लगा के देखो, अपने थंब को क्या करो करंट की डायरेक्शन में, दैट इज इनटू द स्क्रीन रखो, और फिर पी पॉइंट पे फिंगर्स को पॉइंट करो पी पॉइंट की तरफ, देन द पुश ऑफ योर पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से निकल के आएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू वायर वन। वन कौन सा, मैं इस वाले वायर को बोल रहा हूँ वायर वन, एंड दिस इज वायर टू। तो वायर वन की वजह से किधर आ रही है भाई मैग्नेटिक फील्ड निकल के, मैग्नेटिक फील्ड हमें लग रहा है इस डायरेक्शन में आती है, लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में बना देता हूं तो ये आर के परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है ये अपना 74 समथिंग है। ओके, तो इट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आर के परपेंडिकुलर है वो कुछ इस तरह से होगी, तभी तो ये दोनों परपेंडिकुलर बन पाएंगे। तो वायर वन की वजह से अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को मार्क कर रहा हूँ, तो ये होगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन, और ये इस वायर वन आर के परपेंडिकुलर जाएगी। अब वायर टू की वजह से तुम मैग्नेटिक फील्ड देखोगे ना, तुम्हें लग रहा है वायर टू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कुछ जाने वाली है और वो इसके परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, तो वायर टू की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से कुछ जाएगी, और ये किसके परपेंडिकुलर है भाई, ये है इसके परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है। अब क्या किया मैंने, फिर से एक हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे बना लिया है, हॉरिजॉन्टल बना लिया। अब छोटी छोटी सी बातें जो मैं तुमसे पूछूंगा, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 37, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस 37, दैट इज 53 डिग्री। चलो मैं मार्क भी कर देता हूँ कि ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री। अब फिर से देखो ये वाला एंगल है 90 डिग्री, उसमें ये एंगल 53 है, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल हो गया 37 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, वायर टू की वजह से, और ये था वायर वन की वजह से, है ना। अब तुम देखोगे कि B1 और B2 के कंपोनेंट, पहली बात तो B1 B2 सेम होंगे क्योंकि P पॉइंट का डिस्टेंस दोनों ही वायर से सेम है और दोनों ही वायर में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो B1 B2 इक्वल आएंगे। उसको ही मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले तो, कि मेरा B1 है वो B2 के बराबर ही आने वाला है, और वो निकल के कितना आएगा, वो निकल के आएगा म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। अब देखो दोनों ही सेम है, तो इनके जो साइन वाले कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के अलोंग आ जाएगा। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो होगा ट्वाइस ऑफ B1 और B2 एंड कॉस ऑफ 37 डिग्री। भाई कॉस वाले कंपोनेंट ही तो सर्वाइव कर पा रहे हैं, डायग्राम में देख सकते हो। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, इनफाइनाइट वायर थे तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R cos 37 इज 4/5, तो हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R की वैल्यू कितनी थी 5 इंटू 4/5, तो रोल कितना आ जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा 4 म्यू नॉट I अपॉन 25 पाई। दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। बात समझ में आई भाई। तो जेई मेन वगैरह में इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार अच्छे से कर लेना इसको, खुद से भी ट्राई जरूर जरूर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर से। चलो एक और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम है। फिर से वही दो इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं, लेकिन इस बार क्या है, एक में करंट है इनटू द प्लेन, तो एक में करंट है आउट ऑफ द प्लेन। अब हमसे फिर से बोला गया यू हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों वायर को P पॉइंट से ज्वाइन कर लूंगा। दोनों वायर को ही क्या किया भाई, P पॉइंट से ज्वाइन कर लिया। ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। इसको अगेन R बोल देता हूँ। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम जानते हो पाइथागोरस की कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी R की वैल्यू। ओके, फिर एंगल देखो भाई, एंगल अगर तुम्हें ये वाला एंगल लिखना है, इसके लिए अगर मैं तुमसे बोलूँ tan थीटा लिखो, तो तुम tan थीटा क्या लिखोगे 8/6, दैट इज 4/3। थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये वाला एंगल कितना हो गया 53 डिग्री हो गया, ये एंगल भी कितना हो गया 53 हो गया, है ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर 37 हो जाएगा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। फिर से वही वाली बात कि पहले हम क्या करेंगे, इसको बोल देते हैं वायर वन एंड दिस वन इज वायर टू। वायर वन की वजह से हम कोशिश करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लिखने की P पॉइंट पर। ठीक है, तो वायर वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है वो हमें ये समझ में आ रहा है कि वो इस वाली लेंथ के, इस R के परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब इस तरह से कुछ जाने वाला है ना। तो P पॉइंट पर वायर वन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में अपने पास निकल के आया, इसको मैं बोल देता हूँ B1।
है ना, और ये इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये बात याद रखना, इसके परपेंडिकुलर है। दूसरा वायर टू की वजह से, वायर टू की वजह से अगर तुम देखोगे पाम रूल, थंब को पॉइंट करो आउट ऑफ द प्लेन और फिंगर्स को पॉइंट करो पी पॉइंट की तरफ, देन द पुश ऑफ योर पाम विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो इस डायरेक्शन में किसका आ रहा है, सेकंड वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा भाई, सेकंड वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जाने वाला है। ये क्या है भाई, ये है B2 की वैल्यू। और फिर से तुम जानते हो कि B1 और B2 दोनों ही क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और B1 B2 की वैल्यू क्या होगी, एक बार लिख ही लेते हैं। B1 और B2 की वैल्यू बराबर रहेगी एंड इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, और इसको बोल देते हैं लेट्स से B, है ना। अब एक बात बताना, एंगल, छोटे मोटे एंगल मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। एंगल जैसे कि हमें दिखाई दिया कि भाई ये एंगल है पूरा 90 डिग्री, इसमें अगर तुम देखोगे ये वाला एंगल 37 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये वाला एंगल कितना है 53 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है भाई 53 डिग्री। अब एक और बात बताओ कि भाई दोनों के ही x के अलोंग वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे, y के अलोंग, और y के अलोंग कंपोनेंट क्या है दोनों का ही, b cos 53। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y विल बी 2b cos 53, है ना। तो यहाँ पर इसी चीज को अपन नोट कर लेते हैं, डेट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 2b cos 53। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एंड cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये तुम्हारे पास देखो 2 से 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर पाई, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, आर की वैल्यू है 10 मीटर इंटू 3/5। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 50 पाई। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ये थोड़े टिपिकल प्रॉब्लम में काउंट होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस टाइप के प्रॉब्लम भी तुम्हारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इरोडोव का प्रॉब्लम, हमें क्या दे रखी है, एक इन्फानाइट शीट दे रखी है। इन्फानाइट शीट है मतलब इसकी लेंथ इन्फानाइट है, बट इसकी विड्थ फिक्स है विच इज L, है ना। और इस पूरी शीट में I करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस तरह से पूरे लेंथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैं लाइन एलिमेंट ले लूं, क्योंकि शीट का मैग्नेटिक फील्ड मुझे नहीं पता P पॉइंट पे क्या होता है, लेकिन अगर मैं एक लाइन एलिमेंट लूं, मैंने क्या किया, मान लो यहां से हम x डिस्टेंस पे गए और एक पतला सा वायर टाइप काट लिया, इसमें से क्या काट लिया, एक बहुत ही पतला सा वायर टाइप, ओके। फिर से वही है कि ये भी इन्फानाइट तक जा रहा था, इस तरफ इन्फानाइट तक, x पे गए और ये जो वायर टाइप काटा ना, ये बहुत ही पतला है सच दैट इसकी थिकनेस dx है, इसकी विड्थ जो है वो dx है। तो यहाँ पर एक चीज सेम रहेगी कि भाई टोटल I करंट था, वो जो I करंट था वो L लेंथ से पास कर रहा था, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि DI करंट है वो DX लेंथ से पास करेगा भाई। तो स्मॉल करंट जो इस लेंथ से, इस स्ट्रिप से पास हो रहा है, दैट इज I dx अपॉन L। अब इस पतले से वायर की वजह से, ये जो वायर बना है इसकी वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे बता दो। तुम बोलोगे कि सर ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी, इट्स लाइक कि अपने पास ये जो वायर बना ये कैसा इन्फानाइट वायर, इसकी वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट जो भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपॉन 2 पाई x। होगा या नहीं होगा, DI की वैल्यू और रख दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L, और फिर हो जाएगा ये dx अपॉन में x। अब हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं क्या करूंगा, dB को इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट किसको करूंगा, dB को। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा म्यू नॉट I ओवर 2 पाई L कॉमन मिल जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x। अच्छा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, x की वैल्यू पहला एलिमेंट हम इधर लेंगे, x की वैल्यू मतलब a से लेकर लास्ट एलिमेंट इधर मतलब a प्लस L तक वेरी कर रही है। तो x की वैल्यू a से लेकर a प्लस L तक वेरी कर रही है, तो ये हो जाएगा b म्यू नॉट I ओवर 2 पाई L, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, ln a प्लस L माइनस ln a, लिमिट वगैरह रखने के बाद ln a माइनस ln b, दैट इज ln a अपॉन b। उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। सो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास देखने को मिलेगा म्यू नॉट I ओवर 2 पाई L ln a प्लस L अपॉन में a। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, एंड दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। हमने क्या किया, x पे जाके dx थिकनेस की एक
इन्फानाइट वायर टाइप्स हो गया अपने पास, उस इन्फानाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रखा एंड फिर हमने क्या किया कि उसको इंटीग्रेट कर दिया विद इन द गिवन लिमिट्स, जो भी हमें लिमिट्स गिवन थी, और इस तरह से हमने एरोडो का बहुत ही शानदार प्रॉब्लम बहुत ही प्यार से कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, हमें दो वायर दे रखे हैं, एक वायर में करंट है I और दूसरे वायर में करंट है 2I, और हमसे बोला गया है कि एक P पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वायर वन मतलब ये जो पहला वाला वायर है इसको मैं वायर 1 बोल रहा हूँ, एंड सेकंड वाला जिसमें 2I करंट फ्लो हो रहा है इसको वायर 2 बोल रहा हूँ। तो बोला है x की ऐसी वैल्यू बताओ मुझे इन टर्म्स ऑफ r सो डेट P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले तो वायर 1 की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो अगर तुम पाम रूल लगाओगे तो तुम्हें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 की वजह से प्लस y में देखने को मिलेगा, और वायर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस y में देखने को मिलेगा। अगर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो इट मींस B1 और B2 की वैल्यू सेम रही होगी, डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट I ओवर 2 पाई x, सेकेंड वाले की वजह से आएगा म्यू नॉट, करंट हो जाएगा इसमें 2I ओवर 2 पाई x प्लस r। तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने पास, x प्लस r इज इक्वल्स टू 2r, मतलब x की वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी r। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। इस टाइप के प्रॉब्लम जेई मेन वगैरह में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें एक क्या दे रखा है, सेमी सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है अलोंग इट्स लेंथ। हमें बोला गया है कि इसकी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट P है उस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें बताना है। वायर में क्या है, करंट ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इधर से ऊपर से देखोगे ना तो ऐसे अंदर जाता हुआ करंट तुम्हें नजर आएगा, इसीलिए मैंने ऐसे क्रॉसेस यहाँ पे बना रखे। तो हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देखने पे तुम्हें डायग्राम कैसे नजर आएगा, कुछ इस तरह से नजर आएगा, बेसिकली ऐसे नजर आएगा, इस तरह से। मैंने इसको भी थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया। अब P पॉइंट कहाँ पे है, P पॉइंट है ये रहा, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यही तो P पॉइंट है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेंगे। जब भी ऐसे सर्कुलर टाइप शेप होती है ना, उसमें एलिमेंट लेने का तरीका क्या है कि थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया, और इस एलिमेंट की विड्थ कितनी हो जाएगी, मतलब लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा। ये जो छोटी सी लेंथ बनी है ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है अपनी, आर डी थीटा। पहले मैं देखूंगा कि इस छोटा सा ये जो अपना यहाँ पर एलिमेंट है, अच्छा ये एलिमेंट क्या है, ये अंदर की तरफ पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये तो एक इनफाइनाइट वायर हुआ भाई, हुआ कि नहीं। ये वाला जो लेंथ है ये देखने में ऊपर से तो सर्कुलर है, लेकिन ऐसे नीचे की तरफ भी तो एक्सटेंड है, तो पीछे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ एक्सटेंड करोगे ये तो एक इनफाइनाइट वायर बन जाएगा। मतलब हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से पहले हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे, पहले हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर। अच्छा, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें करंट कैसे जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है इनटू द प्लेन। तो थंब को क्या करो, इनटू द प्लेन पॉइंट करो और पाम को पॉइंट करो P पॉइंट की तरफ, तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कुछ नजर आएगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर नजर आया हमें, परपेंडिकुलर, इस आर के परपेंडिकुलर, आर है ना ये डिस्टेंस, इसके परपेंडिकुलर में नजर आएगा कितना, मैग्नेटिक फील्ड डीबी। अब इसमें एक बात बताओ कि ये इसके परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है भाई, इसके परपेंडिकुलर है ना। अब ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना था थीटा, पूरा सम कितना बनना है 180, तो ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ओके, अब पहले ये dB की वैल्यू बताओ कितनी होगी। यहाँ जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, एलिमेंट जो हम ले रहे हैं वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट है इनफाइनाइट वायर। भाई ये वाला जो है ये पूरा इनफाइनाइट वायर ही तो है। 2D व्यू देखने से पता नहीं लग रहा है, बट 3D में थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। जब तुम dB की वैल्यू लिखोगे तो वो वही लिखोगे इनफाइनाइट वायर की वजह से जो होती है। तो dB की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, और इस लेंथ में करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, इस लेंथ में करंट बोल देते हैं DI फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, DI फ्लो हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी R। फिर से वही वाली बात हम करेंगे कि पूरा I करंट फ्लो हो रहा है किसके थ्रू, इस पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इस लेंथ के थ्रू। वो लेंथ कितनी है, पाई आर के बराबर। I करंट फ्लो हो रहा है पाई आर लेंथ में, तो मैं बोल रहा हूँ कि DI करंट फ्लो हो रहा है कितने, R डी थीटा लेंथ में। तो यहाँ से R तो R से गया, तो DI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, DI की वैल्यू आ जाएगी I डी थीटा अपॉन में पाई। यहाँ पर पुट कर देते हैं इस चीज को भी,
तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई डी थीटा अपॉन में 2 पाई स्क्वायर इंटू आर, ये क्या आ गया, डीबी आ गया, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के भी अब तुम देखोगे कि y के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, db साइन थीटा, x के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, db कॉस थीटा। तो मैंने देखा कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इन x डायरेक्शन इज db साइन थीटा एंड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इन y डायरेक्शन इज db cos थीटा। बात समझ में आ रही है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड x में कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड x में जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ db इन x, दैट इज db साइन थीटा का इंटीग्रेशन, है ना। और सिमिलरली अगर मैं बोलूं नेट मैग्नेटिक फील्ड y में कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड y में होगा इंटीग्रेशन ऑफ db cos थीटा। वैल्यू रख देते हैं, db की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर, ये तो कांस्टेंट है वैसे ही बाहर जाएगा, और इंटीग्रेशन बचेगा साइन थीटा डी थीटा, थीटा की लिमिट अभी हम देखेंगे, और सिमिलरली y में हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट देखे भाई, पहला एलिमेंट हम बिल्कुल यहाँ पर लेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू 0, आखिरी एलिमेंट यहाँ पर लेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई, मतलब लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर इंटू आर, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई। इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, है ना। तो इस कॉस को पूरा सॉल्व करेंगे, लिमिट डाल के 2 आ जाएगा, और एक 2 पहले से, 2 से 2 कैंसिल, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो x में निकल के आएगा तुम्हारे पास वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इन x डायरेक्शन। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन तुम्हें 0 दे देगा, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड y में कुछ है ही नहीं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, म्यू नॉट आई ओवर पाई स्क्वायर आर, और आया किधर, ये x डायरेक्शन में आया। इसमें देखें x डायरेक्शन किधर थी अपनी, x डायरेक्शन मतलब नेगेटिव x में, इस तरह से ये वाला कंपोनेंट इसका बस एग्जिस्ट कर पा रहा है। तो P पॉइंट पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, P पॉइंट पे वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे मैंने बनाया ना ये छोटा सा एरो जो है, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P की डायरेक्शन, P पॉइंट पे, ठीक है, समझ में आया। तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब ये हमें ये सिखा देता है कि इंटीग्रेशन किस तरह से अप्लाई करना है हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में। बात समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम हमसे पूछी गई है जेई 2002 में, मतलब पुराना जो जेई एडवांस होता था ऐसे समझ लो। क्या बोला हुआ है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलोंग जी एक्सिस, मतलब एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर रख रखा है तुमने किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, मतलब ऐसे समझो ये है तुम्हारे पास वाई डायरेक्शन, है ना, और ये है तुम्हारे पास कौन सी डायरेक्शन, ये है तुम्हारे पास एक्स डायरेक्शन। तो एक वायर रख रखा है तुमने किधर, नेगेटिव जेड में, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस तरह से वायर रखा हुआ है। ओके, बोला मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x, y। भाई हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ओके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बता देते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है। ओके, तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं किससे, वायर से। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्टेंस है x, और ये डिस्टेंस कितना है अपने पास, y है, और इस डिस्टेंस को बोल देते हैं ये है r। नेट मैग्नेटिक फील्ड पाम रूल लगाओगे तो थंब इनटू द प्लेन पॉइंट करोगे, और फिंगर्स को पॉइंट करोगे किधर, पी पॉइंट की तरफ फिंगर्स को पॉइंट करोगे, तो तुम्हारा जो पाम है ना, पाम के पुश की डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगी, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हें इस तरह से कुछ नजर आएगा, इस डायरेक्शन में आता हुआ, है ना। यही अपने पास बी वेक्टर, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है। मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, तो यहां से देखो ये एंगल है 90, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सिंस ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी, मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो रहा है अपने पास, थीटा निकल के आ रहा है। तो यहां से पहले तो बी की वैल्यू देख लो, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, होगी या नहीं होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अच्छा, वेक्टर फॉर्म पूछी हुई है लेकिन, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसका एक कंपोनेंट एक्स में बी साइन थीटा और एक माइनस वाई में दैट इज बी कॉस थीटा। तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, डायरेक्शन है आई कैप, माइनस बी कॉस थीटा, डायरेक्शन क्या थी इसकी माइनस जे कैप, इसीलिए मैंने माइनस साइन लगाया। ओके, तो ये हो जाएगा बी
साइन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, साइन थीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास y बाय आर आई कैप माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है x बाय आर डायरेक्शन j कैप। ओके, तो यहाँ से अपने पास आ रहा है b की वैल्यू रख दो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा y आई कैप माइनस x j कैप। तो ओवरऑल तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, b इज म्यू नॉट आई, r की वैल्यू भी रख दो दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। तो वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप मतलब ए वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इस तरह से ये प्रॉब्लम भी अपन ने बहुत ही इजी वे में कर लिया। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिखनी आनी चाहिए, तुम्हें पाम रूल लगाना आना चाहिए या राइट हैंड थंब रूल लगाना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इवन पाम रूल ही मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है पाम रूल लगाना और इजी भी है राइट हैंड थंब रूल के कंपैरिजन में। तो इसी तरह से हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, अब मैंने हर तरह की अप्रोच जो है तुम्हें डेवलप करा दी है। अब जिस तरह की अप्रोच प्रॉब्लम मांगेगा तुम पहले ही उस टाइप का प्रॉब्लम कर चुके हो, तो क्या करोगे भाई, एक बार खुद से इन सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे, है ना, डायरेक्शन लिखना सीखोगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने को मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।